नमस्कार दोस्तों, क्रैक ऑल एग्जाम्स विद अमित निषाद चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, लेखपाल, पुलिस, टेट, सीटीईटी, यूजीसी नेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम भारत में बैंकिंग के व्यापक इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, प्राचीन काल में साहूकार और हुंडी व्यवस्था क्या थी, ब्रिटिश काल में बैंकिंग का विकास कैसे हुआ, प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना क्यों हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई, बैंक राष्ट्रीयकरण का क्या महत्व था, उदारीकरण के बाद बैंकिंग में क्या परिवर्तन आए तथा आज के समय में ओपी और डिजिटल बैंकिंग ने भारत को कैसे बदल दिया है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंकिंग केवल पैसे जमा करने और निकालने की व्यवस्था नहीं है। बैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जिस प्रकार शरीर में रक्त का प्रवाह आवश्यक होता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह आवश्यक होता है। यही कार्य बैंक करते हैं। प्राचीन भारत में जब आधुनिक बैंक नहीं थे, तब साहूकार, सेठ और व्यापारिक संघ बैंक का कार्य करते थे। वैदिक काल में लोगों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण दिया जाता था। उस समय बैंक भवन नहीं होते थे, बल्कि व्यक्ति का विश्वास ही उसकी पहचान होती थी। मान लीजिए कि एक व्यापारी पाटलिपुत्र से तक्षशिला व्यापार करने जा रहा है। यदि वह अपने साथ बड़ी मात्रा में सोना लेकर जाता तो चोरी का खतरा रहता। इसलिए वह स्थानीय श्रेष्ठी के पास अपना धन जमा करता और बदले में एक हुंडी प्राप्त करता। जब वह तक्षशिला पहुंचता तो वहां उसी नेटवर्क के दूसरे व्यापारी से धन प्राप्त कर लेता। ये बिल्कुल उसी प्रकार था जैसे आज हम बैंक खाते में पैसा जमा करके दूसरे शहर में निकाल लेते हैं। हुंडी प्रणाली भारतीय बैंकिंग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। यह आधुनिक चेक और ड्राफ्ट की पूर्वज मानी जाती है। मौर्य काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ऋण, ब्याज और वित्तीय नियमों का विस्तृत वर्णन किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में वित्तीय प्रबंधन की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था और अधिक विकसित हुई। इस समय जगत सेठ जैसे प्रसिद्ध बैंकिंग परिवार सामने आए। जगत सेठ को दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर कहा जाता था। वे नवाबों और राजाओं को ऋण देते थे तथा बड़े बड़े वित्तीय लेन देन का संचालन करते थे। लेकिन इस व्यवस्था की एक कमजोरी थी। पूरे भारत में कोई एक समान बैंकिंग प्रणाली नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। अब हम ब्रिटिश काल की ओर बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मजबूत हुई, तब उसे व्यापार और प्रशासन चलाने के लिए आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं की आवश्यकता महसूस हुई। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। ये भारत का पहला यूरोपीय शैली का बैंक था। हालांकि कुछ वर्षों बाद ये बैंक बंद हो गया। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया, लेकिन ये भी अधिक समय तक नहीं चल सका। इन प्रारंभिक असफलताओं के बाद अंग्रेजों ने अधिक संगठित बैंकिंग व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल कहा गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। इन बैंकों का महत्व केवल बैंकिंग तक सीमित नहीं था। ये सरकार का धन रखते थे, सरकारी भुगतान करते थे और प्रारंभिक समय में मुद्रा नोट भी जारी करते थे। उदाहरण के लिए, यदि ब्रिटिश सरकार को किसी क्षेत्र में सैनिकों का वेतन देना होता तो ये कार्य प्रेसिडेंसी बैंक करते थे। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लागू किया गया। इसके बाद मुद्रा जारी करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीयों ने भी अपने बैंक स्थापित करने शुरू किए। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भारतीय पूंजी और भारतीय प्रबंधन के साथ हुई। ये केवल बैंक नहीं थे, बल्कि स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक भी थे। अब हम 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ये बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया। लेकिन समस्या ये थी कि यह बैंक सामान्य बैंकिंग भी करता था और केंद्रीय बैंक जैसी भूमिका भी निभाता था। इसलिए एक अलग केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस हुई। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई का मुख्य कार्य मुद्रा जारी करना, बैंकों का नियमन करना, देश की मौद्रिक नीति बनाना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना था। यदि आरबीआई को बैंकिंग प्रणाली का कप्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के समय देश की बैंकिंग व्यवस्था बहुत सीमित थी। अधिकांश बैंक शहरों में केंद्रित थे और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती थी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसी वर्ष बैंकिंग विनियमन अधिनियम लागू किया गया, जिससे आरबीआई को बैंकों को नियंत्रित करने की व्यापक शक्तियां मिलीं।
1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई रखा गया। एसबीआई को ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंचाने का विशेष दायित्व दिया गया। अब हम भारतीय बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी घटना पर आते हैं। 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस समय अधिकांश बैंक बड़े उद्योगपतियों के प्रभाव में थे। किसानों, छोटे व्यापारियों और गरीब लोगों को पर्याप्त ऋण नहीं मिलता था। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकिंग को जनता तक पहुंचाना था। इसके बाद गांव-गांव में बैंक शाखाएं खुलने लगीं। उदाहरण के लिए पहले किसी किसान को ऋण लेने के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता था, जहां बहुत अधिक ब्याज लिया जाता था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद वह बैंक से अपेक्षाकृत कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकता था। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार भारत का अधिकांश बैंकिंग क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में आ गया। अब हम 1991 की ओर बढ़ते हैं। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इस समय आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत हुई। नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए। निजी बैंकों को अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे नए बैंक सामने आए। इन बैंकों ने एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और आधुनिक ग्राहक सेवा की शुरुआत की। उदाहरण के लिए पहले किसी व्यक्ति को बैंक से पैसा निकालने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। एटीएम आने के बाद ये कार्य 24 घंटे संभव हो गया। अब हम डिजिटल युग में प्रवेश करते हैं। 2004 में आरटीजीएस और बाद में एनईएफटी जैसी प्रणालियां शुरू हुईं। इनकी सहायता से देश के किसी भी हिस्से में धन भेजना आसान हो गया। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचने लगा। अब हम आधुनिक भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग क्रांति की बात करते हैं। 2016 में यूपी अर्थात यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत हुई। यूपी ने भुगतान प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। आज एक सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, चाय वाला और छोटा दुकानदार भी क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर सकता है। मान लीजिए आपके पास नकद पैसा नहीं है, आप केवल मोबाइल निकालते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और कुछ ही सेकंड में भुगतान हो जाता है। यही यूपी की शक्ति है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान देशों में शामिल है। इसके साथ ही एनपीसीआई ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक पहचान दिलाई है। वर्तमान समय में बैंकिंग तेजी से बदल रही है। नियो बैंक, डिजिटल बैंकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तकनीक और सीबीडीसी अर्थात डिजिटल रुपया भविष्य की बैंकिंग को नई दिशा दे रहे हैं। यदि हम पूरी यात्रा को देखें तो पाएंगे कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था साहूकारों और हुंडी से शुरू होकर यूपी और डिजिटल रुपये तक पहुंच चुकी है। ये यात्रा केवल बैंकों की नहीं बल्कि भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति की कहानी है। दोस्तों, उम्मीद है कि भारत में बैंकिंग के इतिहास का यह विस्तृत अध्ययन आपको अवश्य पसंद आया होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल क्रैक ऑल एग्जाम्स विद अमित निषाद को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।